तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो पॉलिटी की क्लास है आज, और पॉलिटी की क्लास में अब हम कहाँ से पॉलिटी की हिस्ट्री की दोनों ही क्लासेस कह सकते हैं इसको, कहाँ से हमने शुरू किया था कांग्रेस की फॉर्मेशन से लेके बंग भंग नॉन कॉपरेशन होते होते आज हम आ पहुँचे हैं डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन की तरफ को। 1919 के एक्ट से भारत में जो दोहरे शासन की व्यवस्था लागू हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, द्वैध शासन को समझने से पहले डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन है क्या, इसको जानने से पहले मैं आपसे जो है कुछ बातें करना चाहूँगा क्योंकि अगर उन बातों को आप नहीं समझते हैं तो आप जान नहीं पाएंगे कि ये दोहरा शासन या डुअल गवर्नमेंट है क्या। देखो, द्वैध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डुअल। आम भाषा में इसको कहते हैं दोहरा शासन, या दो संस्थाओं का या दो लोगों का शासन। अब जैसे भारत में आप देखें ना, सरकार में राष्ट्रपति भी हैं और भारत में भी प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, तो क्या दोहरा शासन है? आमतौर पर आप व्यवहारिक रूप में आप कह सकते हो दोहरा शासन है, लेकिन दोहरा शासन नहीं है। हमारे यहाँ सर्वा मुखिया राष्ट्रपति हैं, मंत्रिपरिषद जो है एक तरह से उनको सलाह देने वाला स्टाफ है वो अलग बात। लेकिन अगर आप कहें भारत में दो सरकारें, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, और जब से हमारे यहाँ पंचायती राज लागू हो गया 3 सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। इससे पहले भारत में 2 लेवल की सरकारें थीं, आज भी हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आप देखें ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे लिए स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना रही है, तो ये भी एक किस्म का डुअल गवर्नमेंट ही तो है। भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है यहाँ पर दोहरा शासन है अभी भी, बल्कि अब तीसरे लेवल की सरकार पंचायतें भी आ गई हैं, तो पंचायतें भी छिटपुट कानून बना देती हैं हमारे लिए। लेकिन उससे पहले द्वैध शासन का मतलब यह है कि भारत में 2 तरह की सरकारें, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। सिटीजन जो हैं, सिटीजन्स के लिए, उनकी भलाई के लिए 2 सरकारें काम कर रही हैं, उनके लिए कानून बनाने के लिए भी 2 सरकारें काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये डुअल गवर्नमेंट है। लेकिन हम जिस डुअल गवर्नमेंट या द्वैध गवर्नमेंट की बात, द्वैध शासन की बात कर रहे हैं वो नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? शासन या रूलिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? शासन माने रूलिंग और डुअल माने दोहरा शासन। तो दोहरा शासन एक तो ये हो गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन दोनों का दोहरा शासन है, संविधान सम्मति है वो तो। लेकिन अंग्रेजों के समय इस दोहरे शासन का मतलब क्या था? तो एक तो अंग्रेजों का समय दोहरे शासन का मतलब था सन 1765 में बंगाल में दोहरा शासन, और एक 1919 के एक्ट से जो प्रांतों में दोहरा शासन लागू हुआ था वो प्रांत समझते हैं ना, राज्य यानी कि प्रांत। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जीती, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का जो युद्ध हुआ वो बंगाल के नवाब शाह आलम, गलत बोल गया मैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम, उस समय के मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, तीनों का गुट ये था, और एक तरफ थी अंग्रेज कंपनी की सेना। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कंपनी जीत गई, यानी कि अंग्रेज जीत गए। वो जीतने के बाद उन्होंने बंगाल के नवाब और अवध के नवाब को अपना कठपुतली बना दिया। जो मुगल बादशाह था वो भी एक तरह से उनका कठपुतली हो गया। लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी राइट ले लिया था। अगर इसको आप डिटेल में जानना चाहें तो बंगाल में डुअल गवर्नमेंट या बंगाल में द्वैध शासन, मैंने पहले इसमें की वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टाइटल से मिल जाएगी, बंगाल में द्वैध शासन। तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में जो दोहरा शासन लागू किया था वो कैसा दोहरा शासन था? उसने मुगल बादशाह से बंगाल में दीवानी अधिकार ले लिए थे और बंगाल के नवाब से वहाँ पर निजामत के अधिकार ले लिए थे। दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन, और निजामत माने फौज और पुलिस प्रशासन। ठीक है, तो एक तो दोहरा शासन वो था जहाँ पर बंगाल का नवाब नाम मात्र राजा था, लेकिन एक्चुअल पावर किसके पास थी? अंग्रेजों के पास थी। तो वो तो था बंगाल में द्वैध शासन या बंगाल का दोहरा शासन, जिसका आविष्कारक था लॉर्ड क्लाइव। अब हम 1919 के एक्ट की बात करते हैं। अच्छा, 1919 की एक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्ट है क्या भला। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ गई और उसने धीरे धीरे पूरे भारत को जीतना शुरू कर दिया। जब 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग दिवाला निकल गया, उसे कर्ज की ज़रूरत पड़ी, उसने इंग्लैंड की सरकार से कर्ज मांगा, तो इंग्लैंड की सरकार ने उसे 10 लाख पौंड का कर्ज दिया था। 10 लाख पौंड इंग्लैंड की करेंसी होगी ना, पौंड। तो इंग्लैंड की सरकार ने उसे 10 लाख पौंड का कर्ज दिया था, लेकिन उसमें फिर शर्तें लाद दी थी कि भाई हम आपके इंडिया में शासन प्रशासन चलाने के लिए हम कानून बनाएंगे और उन्हीं कानूनों के अनुसार आप काम करोगे। यहीं से इंग्लैंड का या इंग्लैंड की संसद का कंपनी के कामों में दखल शुरू हो गया था। तो सबसे पहले बना था सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। तो उसी कड़ी में 1919 में अंग्रेज संसद ने, इंग्लैंड की संसद ने
भारत के शासन प्रशासन के लिए एक एक्ट पास किया था जिसको नाम दिया गया था 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है ना। अच्छा, इस 1919 के एक्ट को हम लोग मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं। अब इसको हटा देते हैं, इसको हम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट? 1919 का जो एक्ट है, यहाँ कहीं मैंने लिखा होगा, लिखा कहीं नहीं, हाँ ये लिखा, 1919 का जो एक्ट है ये, इसे हम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय इस एक्ट को बनाने में दो लोगों का रोल था, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड का। मॉन्टेग्यू जो था उस समय का भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था उस समय भारत का वायसराय था। अगर आप लोग पॉलिटी में नए हैं और अभी बिगिनर्स हैं, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि भाई ये गवर्नर क्या होता है, वायसराय क्या होता है, भारत सचिव क्या होता है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। भारत सचिव, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय क्या होते हैं, ये सब मिलेगा आपको। ओके, तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो था चेम्सफोर्ड और भारत सचिव जो था वो था मॉन्टेग्यू। इन दोनों ने मिलकर के इस कानून का मसौदा या ड्राफ्ट बनाया था जिसे इंग्लैंड की संसद ने पास किया। तो उसी के नाम पर इसको कहा गया था मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट या 1919 का एक्ट। ये एक्ट जो लागू हुआ वो लागू हुआ 1 अप्रैल सन 1921 को। अच्छा, इस एक्ट में बहुत सारी खूबियाँ थीं, बहुत सारी बुराइयाँ भी थीं, बहुत सारी बातें थीं। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे एक्ट जो है ना हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। फिलहाल हमारी जो बात है वो डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन की, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इसका हवाला दिया है, क्योंकि आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में दोहरा शासन किस एक्ट से लागू हुआ, तो 1919 के एक्ट से लागू हुआ। ओके, थोड़ा इसको रोक दो। 1 अप्रैल 1921 को लागू हुआ 1919 का एक्ट, ठीक है। अब आपको पता 20 अगस्त सन 1917 को मॉन्टेग्यू अनाउंसमेंट हुआ था। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अनाउंसमेंट किया था कि भारतीयों को धीरे धीरे राजनीति और प्रशासन की हर शाखा में और अधिक उत्तरदायित्व दिया जाएगा। तो एक्चुअली 1919 का जो एक्ट था उसी की कड़ी था। होम रूलिंग मूवमेंट का दबाव रहा हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार का दबाव रहा हो या अन्य कोई वजह रही हो, जो भी हो, अब भारत में स्वराज की लहर चल रही थी, भारतीयों को स्वराज या स्वशासन देने की बात हो रही थी। तो उसकी जो एक्चुअली जो शुरुआत की अंग्रेज़ों ने वो 1919 के एक्ट से की। लेकिन उसकी जो शुरुआत की जैसे कहते हैं ना बेमन से, उसकी जो शुरुआत की बेमन से की, या कह सकते हैं कि डरते डरते की, या कह सकते हैं कि हमें कुछ देना तो चाह रहे हैं वो, लेकिन हमारे रास्ते में उन्होंने बहुत सारे ब्रेक या बैरियर लगा रखे हैं। और ब्रेक या बैरियर क्या थे, वो क्या देना चाह रहे थे, इसी की बात आइए अब तेज़ी से शुरू करते हैं। तो 1919 के एक्ट से सबसे पहली बार जो चेंज हुआ वो ये हुआ कि भारत सरकार के जो काम है उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया, एक केंद्र सरकार के काम और दूसरे राज्य सरकार के काम। जैसे अभी आप देखते हैं ना भारतीय संविधान में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मिलती है ना, मिलती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में वो काम जिस पर संसद या केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में वो काम जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में वो काम जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। जानते हैं ना, है ना। अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कामों का जो बंटवारा पहली बार हुआ वो 1919 के एक्ट से हुआ। ये क्वेश्चन भी आता है, मक्खी मुझे क्यों परेशान कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो कामों का बंटवारा हुआ सबसे पहले भारत में जो हुआ वो 1919 के एक्ट से हुआ। ध्यान रखना, ये सवाल आता भी है। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट से हुआ, केंद्र सूची और राज्य सूची, ठीक है साहब। तो केंद्र सरकार के पास अपने काम हो गए और राज्य सरकार के पास जो है उसके अपने काम हो गए। अब अगेन राज्य सरकार के जो काम हैं, स्टेट की जो पावर हैं, उन्हें फिर से दो हिस्सों में बांटा गया। ये चीज़ का आप ध्यान रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामों को दो हिस्सों में बांटा गया। अगेन राज्य सरकार के जो काम हैं उनको भी दो हिस्सों में बांटा गया। अब एक हिस्से को नाम दिया गया हस्तांतरित विषय और एक हिस्से को नाम दिया गया रिजर्व विषय, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट। इसका मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए सुरेश, मैं जो हूँ आपसे अपनी कुछ पावर्स शेयर कर रहा हूँ, अपनी कुछ शक्तियाँ शेयर कर रहा हूँ, तो कुछ पावर्स तो मैंने अपने लिए रख ली और कुछ आपको दे दी, यही है, ठीक है ना। 1919 के एक्ट से पहली बार राज्य सरकारों ने अपनी कुछ पावर्स जो हैं भारतीयों के साथ शेयर की। तो जो पावर्स या जो शक्तियां उन्होंने भारतीयों को सौंपी उन्हें कहा गया ट्रांसफरेबल या हस्तांतरित विषय, और जो उन्होंने अपने पास रखी, अपने पास मतलब गवर्नर ने अपने पास रखी या अंग्रेज़ों के पास जो पावर्स रही उन्हें कहा गया रिजर्व पावर्स या आरक्षित विषय, ठीक है। आपको पता ही प्रशासन का ढांचा क्या था, केंद्र में वायसराय होता था और हर प्रेसिडेंसी में, हर स्टेट में गवर्नर होता था। तो जिस तरह से केंद्र में एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, कार्यकारी परिषद जिसे आप कहते हो, वही कार्यकारी परिषद आज मंत्री परिषद है।
गवर्नर को जो पावर्स थी वो आज पावर सीएम के पास हैं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो आज की मंत्रिपरिषद हो गई है। ओके, समझ रहे ना। लेकिन दिक्कत ये थी बालक कि जैसे आजकल स्टेट में इलेक्शन होते हैं ना, स्टेट में इलेक्शन होते हैं, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो अपनी सरकार बनाती है, ठीक है। अब सरकार में कौन मंत्री होगा, कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, है ना, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन तय करता है, सीएम तय करता है ना, चीफ मिनिस्टर तय करता है, उसको सारे अधिकार मिले हुए हैं। 1919 के एक्ट से जो ये व्यवस्था की गई, उसके बाद इस व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीयों को चुना गया। जो चुने हुए भारतीय थे, जनता ने चुनकर जिन भारतीयों को भेजा था, उन चुने हुए भारतीयों को मंत्री बनाया गया। ध्यान रखना, सेंटर में नहीं, स्टेट में कुछ भारतीयों को मंत्री बनाया गया। किस तरह से देखें, गवर्नर है, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, और कुछ भारतीय हैं जो विधानसभा के मेंबर हैं। उस समय की जो असेंबली थी उस विधानसभा में चुन के आए। कुछ भारतीय हैं जो विधानसभा के मेंबर हैं। इनमें से कुछ भारतीयों को लिया गया और लेके उन्हें कोई डिपार्टमेंट कह लो आप या मंत्रालय कह लो, वो सौंपे गए। इनमें से कुछ चुने हुए भारतीयों को लिया गया, इन्हें मंत्रालय सौंपे गए या डिपार्टमेंट सौंपे गए। जैसे आजकल है ना, हमारे यहाँ रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, है ना, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी। ओके, तो उसी तरह से पहली बार स्टेट में गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो अपना काम कर ही रहे हैं। इनके पास जो सब्जेक्ट हैं, इनके पास जो काम है, उन्हें रिजर्व रखा गया, ये किसी को नहीं सौंपे जाने हैं। इन्होंने अपने से कुछ काम जो है भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए, जिनको कहा हमने हस्तांतरित विषय या ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। फिर से बोलता हूँ, 1919 के एक्ट से केंद्र और राज्य सरकार के कामों को 2 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। राज्य सरकार के कामों को अगेन 2 हिस्सों में बांटा गया। उसमें से ज़्यादातर काम जो थे गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रिजर्व रहे। कुछ काम या कुछ मंत्रालय या कुछ विभाग जो हैं भारतीयों को सौंपे गए, यानी कि भारतीयों को मंत्री बनाया गया। 1919 के एक्ट से पहली बार 1921 में प्रांतों में भारतीयों को मंत्री बनाया गया, बल्कि सही ये कहना चाहिए कि कुछ भारतीयों को मंत्री बनाया गया। अच्छा, किसे बनाएंगे मंत्री? चुने हुए भारतीय आ गए, 4 हैं, 4 में से किसे मंत्री बनाएंगे, ये मर्जी है गवर्नर की। गवर्नर जिसे चाहे मंत्री बना सकता था और जब चाहे हटा सकता था। गवर्नर जब चाहे उसे कोई भी काम दे सकता था और जब चाहे उससे वो काम छीन सकता था। लेकिन 1919 के एक्ट में ये चीज़ परिभाषित थी, ये तय थी कि कौन से काम भारतीय मंत्री को सौंपे जाएंगे और कौन से काम जो हैं वो रिजर्व रहेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो गई। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, एनीवे सेंट ने भी इसका वेलकम किया, भी ठीक है, जो हम स्वशासन की मांग कर रहे थे उसके रास्ते में ये मील का पत्थर है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी कहा ना, अंग्रेज जो थे बेमन से आगे बढ़ रहे थे। ये हमको बहुत कुछ देना तो चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने बहुत सारे ब्रेक लगा रखे थे। वो ब्रेक क्या थे कि भारतीयों को मंत्री तो बनाया गया, लेकिन इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखा गया कि वो अपने काम में सक्सेस ना हो पाएँ, बेहतर ढंग से काम ना कर सकें, ताकि अंग्रेज ये सिद्ध कर सकें कि भारतीय जो हैं अभी भी स्वशासन या स्वराज, स्वतंत्रता की तो बात ही छोड़ो, भारतीय अभी स्वशासन या स्वराज के लायक नहीं हुए। उनका छुआ मकसद ये था कि हमने ये सिद्ध करना है, अधिकार तो देने हमने, लेकिन ये सिद्ध करना है कि भारतीय अभी स्वशासन या स्वराज के लायक नहीं हुए। कैसे? अब भारतीयों को उद्योग मंत्रालय सौंप दिया गया। अब उद्योगों को चलाने के लिए मजदूर भी चाहिए, लेबर चाहिए, कारखाने चलाने के लिए लेबर चाहिए, बिजली चाहिए, कच्चे माल के लिए खान वगैरह भी चाहिए। तो खान मंत्रालय, बिजली मंत्रालय या श्रम मंत्रालय वो किसी भारतीय मंत्री के पास नहीं था, वो था रिजर्व विषय। ठीक है, भारतीयों को कृषि मंत्री बनाया गया, कृषि विभाग भारतीयों को दिया गया, लेकिन भारतीयों के पास सिंचाई विभाग नहीं था। मतलब कोई एक जिम्मेदारी आप हमें सौंप दी गई, उद्योग मंत्री इंडियन है, कृषि मंत्री इंडियन है, लेकिन उस चीज़ को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए, बेहतर प्लानिंग्स बनाने के लिए जो दूसरे काम हैं वो रिजर्व विषय में रख दिए गए। वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपने आप ले लिए। फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय जो है वो भारतीयों के पास नहीं है। हम योजनाएं तो बना सकते हैं, लेकिन उनको बेहतर ढंग से लागू करने के लिए ना हमारे पास पैसा है और ना दूसरे संसाधन हैं। इसलिए भारतीय मंत्री सही ढंग से अपने कामों को अंजाम ना दे पाए और अंग्रेजों को मौका मिल गया कि कहने का क्या कि देखो हम कह रहे थे भारतीय अभी इस लायक नहीं हुए कि तुम्हें हम आज़ाद कर दें या तुम्हें हम स्वराज दे दें। अगर यहाँ पर तुमने अपना डेवलपमेंट चाहिए तो क्या होगा, आपको हमारे साथ रहना होगा। समझ रहे ना, ये तो कहेगा गोरे लोगों का भार, ओके, या सभ्य लोगों का भार। अब कुल मिला के ये जो व्यवस्था थी डुअल गवर्नमेंट की या द्वैत शासन, ये जो व्यवस्था थी जिसमें भारतीयों को भी जिम्मेदारी दी गई राज्यों में सरकार में भागीदार होने की, या कह सकते हैं कि 2 तरह के मंत्री बनाए गए, एक गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर और दूसरे भारतीय मंत्री। इस व्यवस्था को कहा गया राज्यों में द्वैत शासन।
तो एक द्वैध शासन, अगर आपसे सवाल पूछे कि पहली बार भारत में द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो बंगाल में जो क्लाइव ने व्यवस्था बनाई थी। दूसरा 1919 के एक्ट से 1921 में, और इस समय तो द्वैध शासन चल ही रहा है। अच्छा, अब इसी 1919 के एक्ट में एक बात ये थी कि इस एक्ट की प्रोग्रेस की जांच के लिए, यानी कि हमने ये जो रिफॉर्म्स लागू किए हैं ये कितना बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें क्या क्या और रिफॉर्म्स करने चाहिए, सुधार करने चाहिए, इसकी जांच के लिए भारत में 10 साल बाद या हर 10 साल बाद एक कमीशन आएगा। उसी का परिणाम था साइमन कमीशन। ठीक है ना, अगली क्लास में हम लोग साइमन कमीशन की बात करेंगे। थैंक यू।